बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में चेयरमैन PTI का साइफर केस बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। क्या 12 दिसंबर को उन पर फ़र्द जुर्म आयद होकर उनको सज़ाएँ सुनाई जाएंगी या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे मौलाना और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात और सीट एडजस्टमेंट पर। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ने भी फ़ंड मांग लिए। 17 अरब के फ़ंड बहुत जल्द वजारत ख़जाना जारी करेगा। इसका मतलब इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन करवाने के लिए न सिर्फ इलेक्शन कमीशन, तमाम इदारे संजीदगी से काम कर रहे हैं। बहुत जल्द इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाएगा। दूसरी जानब न सिर्फ कराची सिंध बल्कि पाकिस्तान भर के जो सनतकार हैं गैस की किल्लत और महंगी गैस के लिए परेशान नजर आते हैं। तमाम पर बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सरदार बाबर अब्बासी, प्रेसिडेंट सिंध पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के। बहुत शुक्रिया सर बाबर अब्बासी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ नौजवान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है मीर समद बरोई। बहुत शुक्रिया सर समद, आपने टाइम दिया। शुक्रिया। भाई साहब सबसे पहले आ जाते हैं ये साइफर केस में 12 दिसंबर को चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी, क्या वाकई सजा हो जाएगी और इनका चैप्टर क्लोज ना आए? देखें जी, मैं समझता हूँ कि बड़ी 5 साल के लिए जी बैठो, मेरे ख्याल में देखें बड़ी तल्ख हकीकत है। ये तो देखें उनके पास प्रूफ इसलिए नहीं है कि खान साहब ने इस 22 करोड़ आवाम के सामने जो है ना वो जेब से साइफर निकाला था। ठीक है, तो मेरे ख्याल में वो तो वज़ीर आज़म थे मुल्क के, उनके पास तो बड़े सख्त कानून हैं। लेकिन ये मेरे और आप जैसा आदमी भी अगर कोई मुल्क के खिलाफ इस तरह की साजिश करेगा तो वो भी नहीं बख्शा जाएगा। तो खान साहब ने तो पूरी अपने सबूत खुद पेश कर दिए थे कि साइफर अब उनको बताना चाहिए। तो मेरे ख्याल में देखें बार बार हम इधर उधर डालें, मेरे ख्याल में अगर खान साहब के ऊपर कोई ऐसे एलिगेशन हैं जो मुल्क के खिलाफ हैं तो मैं कहता हूँ 5 साल नहीं 10 साल के आपने खान साहब से कुछ साफियों की मुलाकात हुई है, उसने पता है क्या कहा है? कहा है कि बाजवा साहब को बुलाऊंगा। नहीं देखें वो अब जिसको उन्होंने डोनाल्ड लू के साथ मिलकर ये सब किया है। वो मेरी बात है मेरे ख्याल में खान साहब का मैं क्या कहूँ आपको कि वो दिन ब दिन करें आप भरे कोई और, ऐसा नहीं होगा। आपने सारी की सारी बनी बनाई PTI को भी खत्म कर दिया। अब आखिरी चांस कुछ मेरे ख्याल में 8-10 दिन याद होगा खान साहब माजी की कुछ मिस्टेक्स को अवामी इज्तिमात के आगे मानते थे। बानी PTI कहते थे ये मुझसे मिस्टेक हुई, अभी नहीं मान रहे। वो इसलिए नहीं मान रहे कि पता है उसमें वो अवामी नुमाइंदों के सामने पूछते थे ना, वो तो एक सियासी रंग होता है। देखें सियासी रंग ऐसा ही होता है कि जाओ कुछ बोलो और पीछे से सारा कुछ करते रहो। मुल्क की खिलाफ, मुल्क की बका के खिलाफ अगर कोई काम किया तो मैं समझता हूँ कोई भी हो उसको नहीं बचना चाहिए, उसको सजा भी होनी चाहिए, उसको नाइल भी करना चाहिए, चाहे इमरान खान ना जो मर्जी क्यों ना हो। लेकिन अब ये नहीं होता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव उतर के बोले कि मैं उसको बुलाऊंगा, मैं इसको बुलाऊंगा। पहले आपने कहा सजा हो। हाँ, अब यहाँ पे मैं इख्तिलाफ करूंगा आपकी इस बात से। जी जी। तो माजी में माफिया तलाफियां भी तो हुई है ना सर? वो NRO भी तो मिले हैं ना सर? बात सुने, माफिया तलाफियां अगर हुई है किसी को गलत हुई है तो गलत हुई है, उसका नतीजा हमारा मुल्क बहुत रहा है, आज तक बहुत रहा है। नहीं होना चाहिए, चाहे मुल्क के खिलाफ किसी ने भी कोई साजिश की है या मुल्क के खिलाफ कोई भी करता, किसी को माफी नहीं चाहिए। देखें इन माफियों ने, इन NRO ने मुल्क को तबाह कर दिया, मुल्क तबाही के दाने पे पूछा इन्हीं माफियों ने, इन्हीं NRO ने। मैं समझता हूँ कि अब एक वक्त ऐसा आ गया है कि कोर्ट जो है उनको भी एक डिसीजन लेना चाहिए। ये तेरा जज मेरा जज की कहानी खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान का जज होना चाहिए जो मुहिब वतन पाकिस्तान के लिए सोचे। और ये क्योंकि मैं हर बार देखता हूँ ये तेरा ये मेरा ये खेल अब खत्म हो। कोई भी आदमी आ रहा है अगर किसी के पास केस है, मियां साहब के ऊपर, जरदारी साहब, सरदार बाबर अब्बासी की सियासी, समाजी और तहकीक तारीख, क्या आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? इंतखाबा से कबल बानी तहरीक इंसाफ नायल हो जाएंगे? मेरे ख्याल में 95% चांस है कि इमरान खान की सियासत खत्म हो चुकी है और खत्म हो जाएगी। मतलब वो पास्ट हो जाएंगे, थे हो जाएंगे। बानी MQM थे वो ये भी PTI, क्योंकि जो इंसान की हरकतें होती हैं वो थे कर देती हैं और मुझे उम्मीद है कि थे हो जाएंगे, सियासत से वो माइनस हो जाएंगे। मेरे ख्याल में लग यही रहा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपना समझ से पूछो। समझ आप बताएं चेयरमैन PTI का फ्यूचर क्या आगे नजर आ रहा है या बस बानी PTI रह जाएंगे? आपको औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से सिंध में बसने वाले तमाम लोगों को उनका कल्चर डे बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि कल ही गुजरा है। साजिद भाई देखिए, मैं एक तालिब सियासत हूँ और मैं समझता हूँ कि किसी को भी ताकत जो मिलती है ना, वो जो खुद मुख्तारी की ताकत है वो सिर्फ अल्लाह के पास है। किसी इंसान ने किसी भी कुर्सी पर रह के ये नहीं कहना है कि मैं कोई बहुत ही कोई ताकतवर और मुझे कोई नहीं हटा सकता। वो अभी भी कह रहे हैं। देखिए वही चीज है, आज भी कह रहे हैं आज इलेक्शन करवाओ मैं जीत जाऊंगा,
मैं ठीक हूँ, मैं तो बाजवा साहब ने मेरे साथ किया, सब आज भी वो कोई गलती मानने की तैयारी नहीं है। एक सियासी एनालिस्ट के तौर पे जब आप आपसे एक मान अपनी गलती तस्लीम करोगे तो फिर उसकी माफी और सजा जजा है। देखिए मैं उसी एक बात भाई की फिर आप सुन लेना, जी, जी। उनको कहे कि ये भी माफी मांग लें कि आप बाजवा साहब आपको लेके आए थे, आप जीत के नहीं आए थे, ये भी अच्छा। माफी मांग लो, फिर हम करेंगे आगे चलिए। देखिए एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से, एक पॉलिटिकल तालिब की हैसियत से मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हर शख्स को आज़ादी के सियासत के का हक मिलना चाहिए, हर शख्स को। लेकिन अगर कोई शख्स इस रियासत के अंदर रहते हुए रियासत के कानून को, आइन को तोड़े तो उसको कोई हक नहीं होना चाहिए कि वो इस मुल्क के अंदर फिर खुल के सियासत कर सके। ये सबके लिए वाज़ेह होना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है तो सियासत चलती रहेगी। पाकिस्तान है तो ये पॉलिटिकल लोग हैं, पाकिस्तान है ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पाकिस्तान है तो हम सब इस मुल्क के अंदर आदमी से बढ़ के बात कर सकते हैं। जो पाकिस्तान के सालमियत को ठेस पहुंचाएगा, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, उसके ऊपर ताहयात नाअहली के सजा होनी चाहिए। वैसे तालिब सियासत इस बात की हम मुकम्मल हिमायत करते हैं। जहां तक बात रही इमरान खान के रवैये की, उनकी सोच की, तो आप समझ सकते हैं कि एक शख्स कहा पाकिस्तान के 3 सूबों में हुकूमत थी। ऐड करते चले ना, आपने कहा ताहयात नाअहल मेरा भाई भी, ऐड करते चले, इन चीजों को शामिल करते चले। एक थे साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो शहाना अंदाज से वतन वापस आ चुके हैं, बिल्कुल, जिनको इस वक्त का लाडला कहा जा रहा है। और हमारे जराए ये भी बता रहे हैं वो वज़ीर आजम के लिए शेरवानियां तैयार हैं। तो फिर ये माफी तलाफी नहीं है तो क्या है समझ? साहिर साहब एक बात बताऊं आपको, मैं किसी के हक को, किसी के मुखालफत की बात आज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल और बहुत ही गैर बात करूंगा, जो हक की बात मैं वही बात करूंगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जिन लोगों ने हटाया, जिन लोगों ने सजाएं दिलवाई, आज उनको इमरान खान कह रहा है कि पकड़ के गिरबान से लाकर उनको अदालत में खड़ा कर दो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जिस तरीके से हटाया गया, वो केसेस बनते नहीं थे, जो बनाए गए उसके ऊपर। मैं नुमाइंदा नहीं नून लीग का, लेकिन जो हक की बात है मैं वो कर रहा हूं। फिर दूसरी बात, आज मेरे और पाकिस्तान के इदारे वो माजी की गलतियों से सीख चुके हैं। वो किसी को लाडला न बना, कल बना रहे थे न आज बनाएंगे। ये लोगों की भूल है, लोगों की भूल है कि इलेक्शन हो, सामने हालात नजर आए और आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं ना कि आज इलेक्शन कमीशन ने पैसा मांगा, इलेक्शन हो रहा है। मैं आपको आपके प्रोग्राम में तवज्जो से कहता हूं कि जिस तारीख को डेट दिया गया है उसमें इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होगा ही नहीं। अच्छा, यस। और इस मुल्क के मसाइल का हल इलेक्शन नहीं है भाई। जब तक इस निजाम के अंदर बेहतरी नहीं आएगी, इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत की बात नहीं होगी, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर जमहूरी रवैया लेकर नहीं आएंगे, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं आ सकती। ये चेहरों को बदलने से निजाम नहीं बदल सकता। इस मुल्क के अंदर बेहतरी के लिए आपको इस मुल्क के निजाम को बेहतर करना है, इसके अंदर तब्दीली लानी है। पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को, सीनियर लोगों को, तजुर्बेकार लोगों को आपको मौका देना चाहिए। ये नहीं कि बाप भी एमएनए था, बेटा भी एमएनए, खानदान पोता, तो ये सब चीजें जमहूरियत नहीं आती। आपका सियासी अंदाजा हो सकता है कि इलेक्शन नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया सर। मैं रीजन आपको दूं जी, मैं आपको रीजन दूं क्यों नहीं होंगे। आज मैं और आप बैठे हुए हैं, आज 4 दिसंबर का दिन है, ठीक है, ठीक 8 दिसंबर में 64 दिन बाकी है। 64 दिन बाकी है, अभी तक इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ है। हो जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास फंडिंग नहीं है, मिल गए फंड 2 दिन में मिल जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट का पैसे नहीं देने के लिए कहां से इलेक्शन कराएंगे? अच्छा, तो मैं आपको रीजन दे रहा हूँ, तालिब सियासत का रीजन देता है, मैं आपको रीजन दे रहा हूँ, इसलिए इलेक्शन नहीं होंगे। इस बिना पर इलेक्शन नहीं होंगे। और इलेक्शन हो भी जाए, ठीक है, इन हालात में इलेक्शन हो भी जाए, जिस नेज पे आप खड़े हो, क्या आप समझते हो कि आने वाले लोगों पर लोग यकीन करेंगे, उस इलेक्शन को तस्लीम करेंगे जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर? जब तक आप लोगों को अदम इस्तेकाम की फिजा को खत्म नहीं करोगे, तब तक इस मुल्क के अंदर इलेक्शन कराना बेवकूफी हो सकता, कुछ भी नहीं। सर ये क्या कह रहे हैं? मैं समझता हूँ ये जो मैं बात एग्री करता है, आप करते हैं, एग्री करता हूँ। मैंने तो बहुत पहले भी साहब को कहा है कि इलेक्शन इस स्टेट पे नामुमकिन हमें नजर आते हैं। और बिल्कुल देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप देखें आधा मुल्क सारा जो है ना, मतलब मैंने आपको कहा कहीं बर्फ होगी, कहीं बारिश होगी, कहीं स्नो होगी, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा।
तो आधे मुल्क में आप इलेक्शन करवाएंगे। अभी पिछले दिनों में कुछ मोटरवे के लोग भी इलेक्शन कमीशन में गए थे अच्छा। और उन्होंने भी कहा था कि सर कुछ रोडें वगैरह अगर ब्लॉक होंगी या ज़ाहिर है स्नोक की वजह से रोडें बंद होती हैं, लोगों में आमदोरफ्त का मसला मसाइल हो रहा है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं समझता हूँ, ठीक है इलेक्शन के हम हक में हैं, ये मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि नया इलेक्शन हो, ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन वक्त पर हो गए लेकिन तो पीटीआई जीत जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। देखें आज मुल्क माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आस्ता आस्ता संभल रहा है। अच्छा। हमें जो परेशानियां थी उससे, हमें दुश्वारियां जो थी उनसे निकल रहे हैं। कौन लोग हैं उसको निकाल रहे हैं, अल्लाह उनका भला करे कि मजीद वो इसको इस तरह करते रहें ताकि गरीब के लिए आसानियां पैदा हो जाए। थोड़ी थोड़ी करके आस्ता आस्ता कर, देखें इंडस्ट्री है वो परेशान है, आपने खुद भी कह दिया था। तो इस वजह से देखें मैं समझता हूँ कि अगर मुल्क अच्छी समझ पे चलता है तो हम अरबों रुपए सिलेक्शन पे क्यों खर्च करें, थोड़ा वक्त और चल रहे थे। मौकिफ ले लें, शिकवा न रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कि उनकी कश्ती में बज़ाहिर तो कई सुराग निकल गए, कई सवार उस कश्ती से उतर गए, कुछ उतरने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, किनारा ढूंढ रहे हैं। मरकजी रहनुमा इसरार अहमद अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया सर। अब्बासी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी शुक्रिया साजिद भाई। अब्बासी साहब आज आपने सुना होगा हेडलाइन सिर्फ बानी पीटीआई, नया नाम आ गया सर। एक थे बानी एमक्यूएम इस मुल्क में, एक है बानी पीटीआई। मैं ले लेता हूं उनका नाम, उनका नाम है इमरान खान, ऐसा ही है सर। वो इमरान खान कह रहे हैं कि मेरे बच्चों पर दबाव डाला जा रहा है, वादा माफ गवाह बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, और मैं बाजवा साहब को भी बुलवाए, डोनाल्ड लू के कहने पर यह सब हुआ। क्या वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और आप उनके फरमाने पर यकीन रखते हैं और आप उसी को आगे बढ़ाएंगे? बहुत शुक्रिया साजिद भाई। सबसे पहले तो हमेशा की तरह मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप हिम्मत और हौसला करते हैं और नाम लेने का हौसला आप में है। इशू सिर्फ ये है मेरे भाई कि अगर इमरान खान एक बात गुज़िश्ता 1.5-2 साल से कर रहा है और 4 माह की जेल के बाद भी उसका स्टैंड वही है। यहाँ तो आप पॉलिटिकल लीडरशिप को देखा है ना आपने कि हट्टे कट्टे होते हैं और जैसे ही जेल में जाते हैं तो तकरीबन 100 किस्म की बीमारियां उनको आ जाती हैं और हर तीसरे दिन हॉस्पिटल का विजिट कर रहे हैं। तो इशू सिर्फ ये है कि जो चीज इमरान खान साहब कह रहे हैं वो कोर्ट में कह रहे हैं ना कि कोर्ट में बुलाया जाएगा। वो कोई देखिए कोर्ट में तो हर एक के पास अपनी दिफा का भी हक होता है और अपनी राय का इजहार का भी हक होता है। हाँ, तो हाँ। कोर्ट के अंदर अगर जितना अभी तो सिर्फ ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनको कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा ना, उनको जेल ट्रायल ही, हालांकि अदालतें कह चुकी हैं कि जेल ट्रायल जो है अनफेयर है उसके बावजूद भी। तो अगर जुडिशरी, क्योंकि देखिए ये बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है जुडिशरी के लिए भी, क्योंकि अगर किसी मुल्क के अंदर इदारे काम न कर रहे हैं तो फिर आखिरी उम्मीद जो बचती है वो जुडिशरी बचती है, और खुदा ना खास्ता जब जुडिशरी कोलैप्स करती है तो इसका नुकसान पूरे मुल्क को होता है। अच्छा अभय साहब, मैं ऐड करता चलूं क्योंकि आप प्रोग्राम में आज शामिल हो गए। आपसे पहले जो मेरे यहाँ स्टूडियो में गेस्ट बैठे हैं, एक हैं मीर समद साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक है बाबर अब्बासी साहब। इन दोनों से जब हमने सवाल किया, और न सिर्फ ये दो बल्कि आप हमारा नेशनल मीडिया देखें कि 9 मई पे माफी नहीं है चाहे हमारा भाई को ना हो, तो इस को कैसे पीटीआई साफ कर पाएगी इस दाग को? मैं आप ये 2 साथी तो बैठे हैं, लेकिन मेरे कम से कम आपके साथ 15 से 20 प्रोग्राम 9 मई के बाद मौजूद क्योंकि हैं। अभी आप इधर ये जो बैठे ना इनको भी जस्टिफाई करें। समझ कह रहा है मेरा भाई भी होगा, सॉरी मेरे भाई, मैंने आपको कहा ना कि आप इनकी बात कर रहे हैं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। मैंने कम से कम 15 से 20 शोज आपके साथ 9 मई के बाद किए और मैंने बहुत क्लियर स्टैंड किया था कि 9 मई इस पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की गई, और मैंने ये भी कहा था अगर आप क्लिप निकलवाएं कि 9 मई की शफाफ तहकीकात उसी वक्त होगी जब पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी। अगर साइफर के केस में 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद हो जाती है, बानी पीटीआई सियासत से बाय बाय हो जाते हैं, तो आपका लायमल क्या होगा? इसरार अब्बासी साहब सियासत छोड़ देंगे, उन पर अगर गद्दारी के कई मुकदमात हो गए फिर क्या होगा? आप कहेंगे मुझ पे भी बना लो, मैं भी आज से गद्दार हूं। बात सिंपल इतनी है कि पाकिस्तानी अवाम की अहमियत है या चंद अफराद की ख्वाहिशात की तरफ नहीं चलेगा? मुझे सिर्फ इस बात का आप जवाब दो। अवाम पे सर, अवामी ख्वाहिशात पे चलेगा? इस वक्त अवामी हिमायत इमरान खान साहब के अलावा वो किसी कैसे है? कहाँ है? ना जलसे जुलूस ना कुछ। वो एक आपके शेर अफजल है, वो उनका एक डायलॉग बड़ा फेमस है, पीटीआई कहाँ चली गई?
बढ़ गया। पीटीआई का खौफ ही इनके लिए काफी है। पीटीआई तो देखें, एक पीटीआई का खौफ ही तो है जिनको इलेक्शन से भी दूर कर रहा है। अच्छा। और इलेक्शन के जो जलसे जुलूस है उसके लिए भी। देखिए मुझे एक बात बताएं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कराची में हमने सर मान लेना आप खान साहब को कहें, आपके बड़े जराए हैं, वहां पे भी आपके बड़े स्ट्रॉन्ग मामलात हैं, खान साहब से मुलाकातें भी गालबन आपकी जारी हैं, तो आप खान साहब तक ये मैसेज दिलवाएं कि अगर जाने अनजाने में अगर गलती हो जाती है तो उसकी माफी तलाफी होती है। भाई मेरे, जब एक चीज हम खुल के कह रहे हैं, देखें आप बात का प्रॉब्लम इससे साजिद भाई, आप जैसे एंकर से मुझे हमेशा एक ही एग्रेसिव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्रेसिव में अगले की बात सुनना भी जरूरी होता है। अच्छा, आप सवाल करते हैं, मेरा जवाब नहीं होता, आप दूसरा सवाल डाल देते हैं। सुना। मैंने ये कहा था 9 मई के ऊपर कि मेरा बड़ा क्लियर स्टैंड है, और मैंने ये भी कहा था कि आप टेप निकलवा लें कि जब भी पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी शफाफ तहकीकात पीटीआई करवाएगी। एक चीज आज इमरान खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने क्लियरली कहा कि 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। समझ गया बात को? सही। अब इसके जितने किरदार हैं वो सारे सामने आएंगे, लेकिन शफाफ तहकीकात। आप मीडिया के थ्रू एक प्रोपेगेट करके 9 मई का इल्जाम पीटीआई पे डालने की जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ना पाकिस्तानी आवाम उसको तस्लीम करेगी और ना दूसरे इदारे इसको तस्लीम करेंगे। आप लाइन पे रहे, चलो आप लाइन पे रहे ना, अभी कलेजे में ठंड आपके पड़ने वाली है, अभी आप लाइन पे रहे। अब भाई साहब तस्लीम, मैं ना मानूं सर, मुझे एक बात है, मेरे भाई है बहुत प्यारे, मुझे बहुत अजीज हैं, मुझे एक बात इनकी समझ नहीं आई, वही बात उन्होंने कही कि लंदन प्लान। यार ये लंदन प्लान कब खत्म होंगे? पहले नून वाले जो इनके लिए कहते हैं कि लंदन प्लान हुआ है, आज इन्होंने लंदन प्लान कह दिया है। यार ये कोई बात मेरे ख्याल में मुझे नहीं हजम हो रही है, क्योंकि लंदन प्लान पहले नून वाले कह रहे थे कि जी लंदन प्लान के मुताबिक हमारे साथ ये हुआ, मियां साहब के खिलाफ आप जनरल बाजवा को बुलवाएंगे। अल्लाह करे हो, मैं आप अल्लाह करे मियां नवाज शरीफ की भी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा। कि उनके साथ किस किस ने गलत किया था, साकिब निसार ने क्या किया था, दूसरे ने क्या किया था। मेरे अपने भाई हनीफ अब्बासी को कह के रात को सजा दे दी, मैं कहाँ आपको बताऊं क्या क्या हुआ था। बात यह है कि मैं इस बात पे बिल्कुल आपने जैसा बात कहा कि एक सबूत हमें पेश करनी चाहिए कि ठोस। अब इस तरह फिर हम कहेंगे तो ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं दो बातें कहने जा रहा हूँ। जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि मैंने पहले कहा था आपके पहले प्रोग्राम में कि हम नहीं कभी चाहते कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो या कोई जुल्म हो, जो जायज हक़ाइक़ है वो कौम के सामने आने चाहिए। इसी तरह जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि एक वक्त हुआ है कि हमें भी फील हो रहा था कि मियां नवाज शरीफ के साथ गलत कर रहे हैं, जो कोर्ट में जाके जो चीजें हो रही है गलत हो रही हैं। आप सियासती मैदान में मुकाबला करें ना, जो जीतता है जो हारता है वो नून लीग करे, आप करें, पीपल पार्टी करे। आप ये कोई किसी आपने भी कमी नहीं की, आपने दौरा हुकूमत में आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। नून लीग के लोग टूटे हैं ना, मैं वही कह रहा हूँ, आपने भी कुछ छोड़ा नहीं। आप प्रूफ कर दे, सबूत दे दे। मैं आपको बता, आप कहते हैं 3.5 साल में हमने कुछ नहीं किया, आपने जिसको मर्जी पकड़ पकड़ के बंद किया। भाई इन चीजों से बाहर आ जाओ, सारे बाहर आओ। आज भी वक्त आपके आप पास है, ऐसा ना हो कि सारे इकट्ठे अंदर हो जाओ। करते हैं कि माफी तलाफी इस इलेक्शन में आपको नजर आ रही है या पीटीआई? मैंने मौलवी साहब से पूछा था अभी कुछ दिन पहले, महमूद मौलवी साहब ने कहा कि भाई पीटीआई वालों 5 साल इंतजार करो, बैठ जाओ घरों पे, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड इनके लिए नहीं है। देखिए महमूद मौलवी साहब उन्हीं का बंदा है, उन्हीं के लिए कह सकता है, मैं नहीं कह सकता। कम से कम मेरी सियासी तरबियत ये नहीं है। मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल तमाम लोगों को इलेक्शन के अंदर तमाम को हिस्सा देने का मौका मिलना चाहिए। जाए आवाम में, अगर उन्होंने आवाम के लिए कुछ किया है, आवाम उनके साथ है, उनको वोट पड़ती है। एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट थी 2018 में, भरपूर थी, ज्यादा थी नई एस्टैब्लिशमेंट है उनको भाई। फिर ये पंगा कहां से स्टार्ट हुआ कि आज तक ये मामला गुत्थी सुलझ नहीं रही, जिसके बेनिफिशियरी बहुत सारी पार्टियां हो रही हैं? सर देखिए, मैं 2018 के इलेक्शन की जहां तक बात है ना, 2018 से पहले हम बहुत ही स्मूथली जा रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान 2018 से पहले बहुत बेहतर जा रहा था। 18 के इलेक्शन के बाद हमने रिवर्स गियर मारा। इसरार साहब को मैं बहुत साथ प्रोग्राम भी किए, हमने बैठ के बड़ा एहतराम है, आज के दौर में भी पीटीआई को डिफेंड कर रहा है, उनको सलाम। लेकिन इसरार साहब यहाँ एक बात कह गए कि जी 9 मई का वाकया जो है वो लंदन प्लान का हिस्सा है, और उन्होंने प्रेस नहीं किया। तो इसरार साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो साइफर ले रहा था जलसे में, वो किस प्लान का हिस्सा था? वो भी जरा आप बताएं, वो कहाँ प्लान हुआ था, क्या बात किस घर में बात हुई थी, किसके खिलाफ साजिश हो गया, वो साइफर कहाँ चला गया? ये जवाब भी तो आप दें। सवाल तो सर ये बनता है कि आप भाई 9 मई को छोड़े, इमरान खान 9 मई में नायब नहीं हो रहा है, इमरान खान तो साइफर में नायब हो रहा है, उसका जवाब दें कि साइफर का साजिश कहाँ हुआ, किसने किया, किसके यहाँ हुआ, किसके खिलाफ हुआ, इस मुल्क के खिलाफ हुआ, उसको क्यों जवाब नहीं दे सकते हो? ये बात असल जवाब के खिलाफ साजिश हुई, तो क्या उस साजिश में इन्वॉल्व थे चेयरमैन पीटीआई? सर जलसे में इससे बड़ा क्या हो सकता है? लंदन 9 मई लंदन में हुआ है ना, तो
तो साइफर 9 मई से बड़ा वाक्य है साइफर। ट्रू। आपको ये बताता चलो कि साइफर इस मुल्क की सालमियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जो इमरान खान के ऊपर साबित है। दुनिया के सामने उसने लहराया है, जलसे में उसने दिखाया दुनिया को, और फिर बाद में गुम कहां हो गया। असल सवाल ये है। इसी के लिए भाई साहब के लिए एक और सवाल भी छोड़ देते हैं साथ अच्छा, फिर वो आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि खान साहब आके अवाम में सब चीज सच सच बताते। अल्लाह की कसम मैं मुबारकबाद पेश करूंगा, गले भी लगाऊंगा और पीटीआई में भी शामिल करूंगा जो है ना। आज वो ये तकरीर आगे कहें कि हाँ मुझे 2018 के इलेक्शन में बाजवा साहब ने और फैज हमीद और बहुत सारे दूसरे जो लोग थे वो लेके आए थे, उनके जीत के नहीं आया था, मैं उसी तरह आया था जिस तरह जो पहले वाले लोग आते थे, जिस तरह वो रात को ऐलान करते थे कि मैं इलेक्शन जीत गया हूँ, तो इसी तरह मैं भी आया था। तो अब बलबता मैं मेरा दिल हो रहा है कि मैं आवाम से ही रब्ता करूं, क्योंकि अभी मेरे पास वो हाथ नहीं है, क्योंकि जब इनके पास वो हाथ हट जाते हैं ना तो फिर ये सारे आवाम की तरफ। ये सवाल है आपका, ये मेरा सवाल जरूर है कि खान साहब आके, जैसे आपने नहीं कहा था, मैंने उन्होंने नहीं कहा था, इमरान खान साहब की एक तो अच्छी बात है कि आवाम के सामने आगे सच बता दे, ये भी आगे सच बता दे कि हाँ मुझसे बड़ी गलती हुई कि मैंने जिनके कहने पे, जिनके कंधों पे बैठ के आया था, मैंने गलती की थी और मैं आज जो है ना मैं अपनी कौम से माफी मांगता हूँ। चले जी भाई साहब, अब आपका टाइम सर, आपको शिकवा उम्मीद है नहीं होगा कि मैंने दोनों मौकिफ लाइव आपके आगे रख दिए। अच्छा जी, पहले तो मैं बाबर अब्बासी साहब के 2 चीजों का क्लियर कर दूं। एक तो ये उन्होंने कहा जी हमने अपने दौरे हुकूमत में कोई कमी नहीं की और हमने बहुत जुल्म किया और सारा कुछ किया। मुझे सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल न्यूट्रल होकर ये बताइएगा, क्या जो कुछ आज पीटीआई के साथ हो रहा है माजी में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कभी इस तरह हुआ? एक चीज। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को अदालत में जितना मौका नवाज शरीफ साहब को अदालत में मिला किसी पाकिस्तान की सियासत को आज तक मिला ही नहीं। पहले जेआईटी बनी, जेआईटी में जवाब नहीं दिया, कौमी असम्बली में खिताब किया, फिर कोर्ट में गए, फिर ट्रायल कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन सवाल जिसका जवाब उनसे मांगा जा रहा था वो नहीं दे सके। और फिर अल्टीमेटली उन्हीं फ्लैट में जाके उन्होंने तकरीबन 2-2.5 साल गुजारे जिनके केस वो फेस कर रहे थे। तो ये बात तो जुडिशरी वाली बात माफ कर दिया सर कोर्ट ने समझने गई कि साइफर, तो मेरे भाई साइफर का मामला आपको पता है साइफर है क्या? मतलब साइफर आप कह रहे हैं, साइफर अगर गलत था तो 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स ऑन रिकॉर्ड हुई हैं। ट्रू, ठीक है, एग्रीड। पहली मीटिंग उस वक्त वजीर आज़म इमरान खान थे, सही, उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग उठा लीजिए। और दूसरी मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर पीडीएम के शहबाज शरीफ साहब थे, दोनों जगह एडमिट किया गया कि ये धमकी आमेज जबान इस्तेमाल की गई। सही। और ये भी कहा गया कि हमने उनको डीमार्च किया गया। भाई अगर आपके मुल्क को धमकी नहीं दी गई तो आपने डीमार्च क्यों किया सफीर को? हम तो सिंपल एक ही बात कर रहे हैं कि साइफर इस हुकूमत के खिलाफ नहीं था, वो इस पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ था कि बाहर के लोग बैठ के फैसला करें कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये फॉरेन इन्वॉल्वमेंट हुई हमारे मुल्क में और उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत गिरा दे, फिर हमारी पार्टियां मुतारिक हुई और आपकी हुकूमत चली गई। शॉर्ट कर लेते हैं इसको। बाबा ये कह रहा हूं ना, अब इस चीज के सबूत में कितने अमेरिकन सेनेटर्स का बयान मौजूद है, कितने रशियन गवर्नमेंट के बयान। तो फिर चेयरमैन पीटीआई नाअहल की तरफ क्यों जा रहे हैं? साइफर गुम क्यों हो गया सर? चेयरमैन पीटीआई नाअहली की तरफ क्यों जा रहे हैं? किसी झूठ बोलने पर जा रहे हैं? और गुम क्यों हो गया? मेरे भाई नाअहल आप कैसे करेंगे? आपके पास 3.5 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई केस ही नहीं बनता था। आपने उनकी तकरीरों के ऊपर 200 केस बना दिए, उनको ट्वीट्स के ऊपर केसेस बना दिए। इस तरह की नाअहली को पाकिस्तानी हम नहीं मानेंगे। कौन करे? कोशिश करें, कौन करे? मैं चाह रहा हूं कि शामिल गुफ्तगू करूं आपको। भाई साहब मैंने जवाब दूं सर, आपने कहा पूरा टाइम देंगे। दोनों के सवाल से एक सवाल बाबर अब्बासी साहब का आखिर में रह गया। नहीं वो देगा वो देगा। सर ये झूठे केसेस आपको अभी देखा आपने, नैब ने रेफरेंस वापस ले लिए। हाँ ठीक है, बहुत सारे केसेस में नवाज शरीफ को रिलीफ भी मिल रहा है। अच्छा, तो फिर कल कल चेयरमैन पीटीआई के लिए भी यही हो रहा है। मैं आपको एक तो बात फिर बताऊं। इसका मतलब भाई साहब सही कह रहे हैं, सारे फेक केस झूठे केस कैसे मालूम होंगे? मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैंने अभी एक बात पहले भी कहा था कि पहली बात है कि सबसे पहले मेरा ताल्लुक पाक डिफेंस मूवमेंट से है। मेरा किसी ना पीपल पार्टी से, ना नून लीग से, ना किसी और से है। मैं न्यूट्रल बात करूंगा। देखें मेरी बात सुने। अभी आपने जो बात की कि क्या ये झूठ थे, बिल्कुल झूठ है। मेरे ख्याल में मैं इमरान खान को भी नहीं कहता हूँ, लेकिन ये केस
कौन बनाता है, क्यों बने हैं, इसका जवाब यही 3-4 बड़े सियासतदान हैं। ये कहीं कुर्सी पे जब बैठते हैं तो समझ लें कि सब कुछ मेरा। जरदारी साहब की बात पे एग्री करते हैं, मैं करता चलूं, जो उन्होंने कहा कि हमें मिनिस्ट्री ऑफर की गई, बिल्कुल सुन लेना, ये 2028 तक बैठने का प्लान कर रहे थे। देखें मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, जिस तरह मुझे मेरे भाई ने कहा कि ये चीज़ें, अगर जो सियासतदान होता है, मैच्योर पॉलिटिशियन होता है, वो इस चीज़ को सोचता है। मैंने आपको कई दफ़ा कहा कि वज़ीर आज़म का काम नहीं हो चलकर स्टेजों पे चढ़कर तकरीर करे और ऐसे ऐसे गंदे गंदे अल्फाज और नारे लगाए। उसका काम होता है, वज़ीर आज़म है, ठीक है, मुल्क के इदारे हैं, सही तरह से तहकीकात दोबारा करें, फिर करें। इमरान खान के सारे केस झूठे हैं। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि देखिए जो सैफिर की बात है इन्होंने कही है, मैं आपको आज बता देता हूँ, ये अब ये उस बात पे मैं आ जाता हूँ, मैं नहीं कहना चाहता। मैं अगर अपनी जेब से अभी निकाल के कोई अपने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, मैं छोटी बात करता हूँ, मेरी इतनी बड़ा लेवल नहीं है, या मैं पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ यहाँ से बात करूंगा तो मुझे तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसके सबूत देने पड़ेंगे। तो वो मैं अपनी जो लेटर है, मुझे पता है कि मुझे कोई बाहर मार देगा तो मैं किसी और को मुंतकिल कर दूं, या मैं जब चला गया मर गया तो वो दे देना उनको। नंबर 1। अब आपको बताऊं, जो इन्होंने कहा कि उसकी तहकीकात, जब तहकीकात कर, देखें मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क के खिलाफ कोई बात करेगा, जब इमरान खान कहेगा तो मुझे भी यकीन है यार कैसे हो गया, इसने अमेरिका ने किया, इंडिया ने किया, उसकी ऐसी की तैसी हमारे मुल्क के खिलाफ बात की है। लेकिन जब उन्हीं इदारों ने जो तहकीकात की तो उस तहकीकात में सब चीज खत्म हो गई, कोई चीज सामने नहीं आई, झूठ पे मबनी सा सारा प्रोग्राम। मैं एक बात बताऊं, मुझे यकीनन बात है, मैं मेरे भाई हैं इसरार भाई, बहुत ही काबिल एहतराम है, मैं नहीं उनके साथ कभी प्रोग्राम में किसी पार्टी को आदमी मिलता नहीं है, मेरी तरफ से भी इनको यकीन माने कि इतना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, भले मेरे भाई को थोड़ी देर के बुरा जरूर लगेगा, मेरे लिए भाई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने इस मुल्क के साथ ज्यादती की और अपने साथ भी ज्यादती की, अपने साथ। जो मेरे जैसा आदमी भी लाहौर का जलसा देख के कहता था ना कि बस यार शुक्र है कि हमारे मुल्क में कोई एक और लीडर आया है जो इस मुल्क को चलाएगा, लेकिन वो बंदा जितना अपने आप को जितना स्मार्ट समझते थे ना, उससे कई गुना ज्यादा स्मार्ट समझ बैठे, जिससे मार खा गए। अल्लाह की अदालत बड़ी होती है किसी के साथ। देखें मैं आपको आज ये कहेंगे, फिर नवाज शरीफ का एक अल्फाज मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ, मेरे पास वो क्लिप मौजूद है, जब उसने एक जज को कहा था कि आप मेरी बात सुनने के लिए सबके करें, वो जगह नहीं, हम फैसला हमारा हो चुका है, जो भी हमने कर लिया है, वो जगह पे ठीक है, मैं आज अल्लाह पे छोड़ देता हूँ अपना फैसला। मैं चोरों का भी अल्लाह है, डाकू का भी अल्लाह है, मेरा भी अल्लाह है, सबका अल्लाह है। लेकिन आपको अगर कुर्सियां मिलती हैं, सीट्स मिलती है, तो खुदारा मुल्क के खिलाफ जो है ना ऐसी साजिशें ना करें कि कल आपके लिए। मैं भी एक मासूमाना सवाल पूछूं, मेरे भाई हैं ना, पूछें ये आपका झुकाव ज्यादा नून लीग की तरफ में? मेरे नून, देखें मुझे अगर कोई आप इधर ही हैं, मैं और आप अभी आने वाले मैंने न कहीं मैंने अगर जाना होता तो मेरे भाई ये सामने मौजूद है, मेरे लिए मुझे पता था, मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ करता था, मेरे भाई ने मुझे कहा था टिकट भी दिलवाऊंगा, मुझे नहीं जाना किसी पार्टी में भी सर, मैं जिधर हूँ वहाँ ठीक हूँ, बल्कि अगर वहाँ भी मुझे कोई गलत चीज नजर आई ना तो मैं जिस तरह मेरे भाई एनालिस्ट का प्रोग्राम करता है मैं ऐसे बैठ जाऊंगा, इसलिए कि पाकिस्तान में सियासत के काबिल पार्टियां हैं ही नहीं। पहली बात है कि जमहूरियत मोरसी जमहूरियत, ये जमहूरियत की बात करते हुए सारी पार्टियों को शर्म आनी चाहिए। ये जमहूरियत कहां से, जब इनके बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद फलाना, फलाने के बाद फलाना। जमहूरियत तब होगी जब मेरे इस नौजवान की तरह होगा बात की बात है, मैं तब कहूंगा कि वो चेयरमैन बना दे। अच्छा ये बात भी कर दूं, आज इसरार भाई को एक और बात कर दूं, पीटीआई को खत्म करने वाले यही वुकला हजरात हैं, यही खत्म करेंगे। मुझे बताओ इसलिए तकलीफ होती है, इस तरह जिस तरह मेरा भाई आज फाइट कर रहा है इसरार अहमद अब्बासी, क्यों ना हो, क्यों नहीं हो, क्या उसके अंदर किस चीज की कमी है, क्या उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, क्या उसके अंदर नहीं है सियासी आदमी सामने। ये जो चोर दरवाजे से आके पार्टियों पे हमला करते, इन्हीं लोगों ने इन पार्टियों को बर्बाद कर दिया। चले अब समझ, आप मुझे कैटेगरी दिया, फिर मैं अब्बाई साहब से पूछो, अब्बाई साहब लाइन पर हैं। सदर जरदारी ने भी कहा कि ये आरओ इलेक्शन करवा के एक साहब की इमा पर 2028 तक इनके बैठने के प्लान थे। फिर हमें याद है उस वक्त चिमा गोइयां थी कि सदारती निज़ाम आ रहा है जी, अब इमरान खान तो बस पक्के 2028, 30, 35 तक यही रहेंगे, और खुद भी पीटीआई के कई उस वक्त वज़रा कहा करते थे कि अब आप इंतजार करें। देखिए साजिद भाई, जाहिर सी बात है जो आसिफ जरदारी बात कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के पास उसके शवाहिद भी मौजूद होंगे कि उनको इस लेवल पे कहा गया था। वो आसिफ जरदारी है, वो ऐसी कोई हल्की बात तो नहीं कह सकते, उन्होंने जो कहा तो हकीकत भी उसमें होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती के साथ मैं समझता था कि पीटीआई एक नई जमात है और उसका रवैया जो है वो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये कह सकता हूँ कि 2018 में इस तरह इक़्तिदार में आए, और उसके बाद जो पीटीआई के वज़रा का इस्लामाबाद के अंदर हमारे आंखों के सामने जो रवैया था, जो
जो मिजाज था वो ऐसा लगता था कि शायद ये बहुत ही लॉन्ग टर्म सोच कर आए हैं और शायद उन्होंने फिर इकबार से जाना वापस नहीं है। ये जमहूरी लोगों का रवैया नहीं होता, लेकिन उसका आपने देखा कि कितनी जल्दी फिर ये गिर गए हैं और उनके आज क्या हालात है। और दूसरी बात देखिए, यहाँ मैं मुखालिफत दर मुखालिफत की बात नहीं करना चाहता हूँ। गिरे नहीं, कल तक तो नवाज शरीफ भी गद्दार थे, उसकी वो अच्छा, दूसरी इत्तेफाक फाउंड्री से रॉ के एजेंट निकला करते थे, आज वो आ गए हैं, मामलात जारी हैं। सियासी बुनियादी लोग डूब रहे हैं पाकिस्तान को। जो बुनियादी सियासी लोग हैं, मैं अभी भी कहता हूँ इमरान खान कोई गद्दार है या उसके ऊपर गद्दार का मुकदमा होना चाहिए। मेरा जात ये नहीं कह सकता। अगर उसके ऊपर साबित होता है, अदालतों में साबित की जाती है, तो अदालतें मौजूद है, कानून मौजूद, सजाएं मौजूद है, मैं कौन होता हूँ कहने वाला वो गद्दार है? ये गलत बात है। ये गलत है। किसी को गद्दारी का मुकदमा, हर किसी को सर्टिफिकेट देना, ये चीजें खत्म करने की जरूरत है। सबूत के बगैर तरतीब इस मुल्क के अंदर जिस चीज की जरूरत है, मैं समझता हूँ कि एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है। इसमें तमाम पॉलिटिकल फिगर्स, तमाम पॉलिटिकल माइंड से ऑफर हुई थी ना तमाम पीटीआई को, सर मिसाज मईशत की ऑफर हुई, तो हम तमाम ऑफर हुई थी ना। कि देखो गलतियां आपने की हैं, अच्छा, अब उन गलतियों से नहीं सीखते हैं तो फिर आप आगे भी खानी आपके लिए, पीछे भी मुश्किल है। लिहाजा हम अभी ये कहते हैं कि सीखने का टाइम है। ठीक है। जहां इसरार साहब कह रहे हैं ना कि माजी के पार्टियों के साथ इतने जुल्म नहीं है कि हमारे साथ हुआ है। मैं तो खैर बहुत छोटा हूं, मेरी इतनी उम्र नहीं है, मेरे बड़ों ने मुझे बताया और कुछ किताबों से मैंने पढ़ा है। लाड़काना के एक वजीर आजम को उठाकर वजीर आजम हाउस से फांसी पर चढ़ाया गया, उसके पार्टी के लोगों को फांसी हुई, लेकिन वो पार्टी आज भी जिंदा है। उसकी बेटी को वजीर आजम से उठा के जलावतन किया गया, केसेस बनाया गया, वो पार्टी आगे मौजूद है। पॉलिटिकल पार्टीज खत्म नहीं होती अगर उनका नजरिया हो, पुख्ता हो और वो हकीकी मानों में पाकिस्तान के साथ वफादार हो। हम ये कहते हैं कि जो काम आपने किए आप उसको तस्लीम तो करें, हमने गलती की। ओके, आप तस्लीम ही नहीं कर रहे। तस्लीम ही नहीं करते, तस्लीम तो सारा मसला है। अब्बासी साहब, इसरार अहमद अब्बासी साहब जी, ये क्या सवाल इसरार अहमद अब्बासी साहब घूम फिर के बात वहां आ गई। मेरे जो दो यहाँ मौजूद मेहमान बैठे हैं, उन्होंने कहा कि जब गलतियां तस्लीम होती हैं तो फिर वहां से सुलह का आगाज होता है, फिर जब सुलह होती है तो तामीर और तरक्की का सफर भी आगे बढ़ता है। पीटीआई के लोग इंक्लूडिंग बानी पीटीआई ना वो गलती तस्लीम करते हैं, ना किसी डायलॉग की बात करते हैं, तो ऐसे मुल्क कैसे आगे चलेगा? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं बार कहते हैं, मुझे बार बार मुझे कुछ कहते हुए शर्म आ रही होती है कि एक चीज अगर हमने की नहीं तो हम उसकी माफी कैसे मांग सकते हैं। मैं आपको पर एक इल्जाम लगाता हूँ अजीत भाई कि आपने मेरी मुखालिफ पार्टी से पैसा लिया है मेरे खिलाफ प्रोग्राम करने का, और मैं उसका कोई प्रूफ नहीं दे पा रहा। ठीक है, तो फिर मैं आपको किस तरह मिलाइन कर रहा हूं, जबकि आप क्लियर है। मैं आपसे कहता हूं कि आप माफी मांगे, आपने पैसे लिए और मेरे खिलाफ प्रोग्राम किया, ये सब प्रोपेगेंडा है। समझ ने एक बात बहुत ठीक की है, मैं उसकी इस बात से देखिए, असल में इशू क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टी का इन्होंने फरमाया ना, बीबी भी जेल में रही, मियां साहब भी जेल में रहे, दूसरे कायदीन भी रहे, लेकिन किसी को भी इस तरीके से जेल से बाहर लाते हुए खौफ कभी भी नहीं हुआ। कोई भी लीडर, कोई भी ऐसा लीडर मुझे बता दें जिसको जेल से सिर्फ कोर्ट में पेश करने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। इतना 4 बार तक किसी भी एक बीबी के पीटीए की गवर्नमेंट से लेके मियां साहब की सारी, और फिर साइफर की बात मेरे भाई बाबर अब्बासी साहब ने, बाबर अब्बासी साहब बड़े माशाल्लाह समझदार इंसान है और तजर्बेकार इंसान है, अपनी बात को खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। खुद कॉन्ट्रडिक्ट किस तरह कर रहे हैं? वो कह रहे कि साइफर का जो था उसकी तहकीकात हुई और साइफर जो है वो झूठ निकला। तो भाई अगर साइफर झूठ था तो फिर इसका केस क्यों बनाया? कॉन्ट्रडिक्टरी बात है ना। मैं इसको क्लियर कर, चीज आप भी नहीं कह रहे हो, उन्होंने तहकीकात की तो इमरान खान ने कहा कि झूठ बोला है, उसको सामने नहीं आया। पॉइंट इज दिस कि आपने इस वक्त तक जितनी भी कोशिशें की इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेस्क डालने की, उससे उल्टा पीटीआई को फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। पॉलिटिकल पार्टी का मुझे जो शिकवा है, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मेरे लिए हर पॉलिटिकल पार्टी का जो वर्कर है, क्योंकि जर्मन पॉलिटिकल वर्कर की मैं दिल से कदर करता हूं। जिस तरह इन दोनों साहिबान ने मेरे लिए अच्छे अल्फाज कहे, मैंने तय दिल से मुश्किल है कि पॉलिटिकल वर्कर की पहचान होती है कि वो सामने वाली ओपोनेंट, क्योंकि हमारी जाती दुश्मनी किसी से नहीं होती, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में एक दूसरे की इज्जत को हमेशा मलूज़े खाते रखना चाहिए। आज इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ ये तमाशा नहीं देखना चाहिए कि पीटीआई के साथ हो रहा है, ये कल को किसी और पार्टी के साथ भी होगा।
तो सोचे कि कल क्या आपकी पार्टी के साथ अगर ये हुआ, मुझे आपका अब मुझे बड़ा रहम आ रहा है आप पर, आपकी इस बात पर। आपने कहा कि आज हमारा तमाशा ना देखे, जब आपने तमाशा लगाया तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों का सब जेल भर दिए थे और आप 2035 तक बैठने के प्लान करते थे, बरमला इजहार करते थे आपके बुजरा, तो तभी आपको ख्याल नहीं आया कि आप उस वक्त एक जमहूरी हुक्मरान थे, डिक्टेटर भी नहीं थे, तो फिर ये कुदरत का करना करे कि आज आप करना है और आपको कोई लिफ्ट नहीं दे रहा। साजिद भाई, मेरी आपसे इस सवाल की तवक्को नहीं थी। कौन साहब ने पॉलिटिकल वर्कर्स को जेल में डाला है, किसके ऊपर? 3 लॉन्ग मार्चेस हमारी गवर्नमेंट में है, पीपल्स पार्टी समेत, मौलाना फजल रहमान समेत। कौन से पॉलिटिकल वर्कर्स को हमने गिरफ्तार करके जेलों में डाला? हर एक को फैसिलिटेट किया क्यामत तक जाने के लिए। किसको हमने बंद किया है? मैं आपके प्रोग्राम में सर मौलाना की पार्टी के लोगों की पगड़ियां उनको मुक्के मार के पार्लियामेंट लॉजेस से निकाल के बाहर फेंका था। ना करें सर, नहीं हसन इकबाल को यहाँ से पीपल्स पार्टी का जो महंगाई मार्च चला इस्लामाबाद तक, उनको किसी जगह अगर रोका गया की गिरफ्तारी हुई तो मैं आपको जवाब देता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 दफा धरना दिया, उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ पीटीआई की गवर्नमेंट में नहीं किया गया। ठीक है, ओपनली कह रहा हूँ। आप प्रोपेगेट कहते हैं कि हमने किया। जितने केसेस में पीपल्स पार्टी की क्यादत बंद हुई या मुस्लिम लीग नून की क्यादत बंद हुई, वो उन दोनों के साथ अदवार के केसेस एक दूसरे के खिलाफ थे। फिर कुदरत का क्या कहने, आप दे वो सारे केसेस खत्म हो गए, वो सब आदमी। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसलिए कि वो सारे एक साथ एक गवर्नमेंट में बैठ गए ना। अब ये ठीक है, जैसे 16 मार्च इन्होंने गवर्नमेंट खत्म होने के बाद पीपल्स पार्टी जबकि गवर्नमेंट के अंदर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप एक सवाल ले लेना, एक सवाल ले ले सर, एक सवाल ले लेना भाई साहब, इसरार भाई साहब, मुझे बड़ा बार मुझे बाबर साहब करें मेरा सवाल सर कर ले सर जल्दी। नहीं, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ इसरार भाई, मैंने ये कहा है कि जिस तरह इन्होंने कहा कि जो आपने, मैंने कहा कि जब इमरान खान साहब ने अपना खत लहराया था तो सब ने तहकीकात शुरू कर दी कि कहाँ से आया, लेकिन कहीं से नहीं मिला और लोगों ने कहा कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, कोई सफर नहीं है। तब ये केस चल रहा है जो इमरान खान साहब के, वो तो झूठ बोला था ना, इमरान खान साहब के झूठ का केस चल रहा है। अब आगे कोर्ट में फैसला हो जाएगा, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि कोर्ट क्या दे। मेरी बात सुन लेना, मैं आपकी की बात को मान लेता हूँ कि आप सही फरमा रहे हैं, तहकीकात हुई, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान की सबसे बड़ा इदारा, उसमें क्यों कहा गया? देखिए वो तो कहेंगे, इसलिए कहेंगे, देखिए इजहार भाई वो तो कहेंगे ना, तो जी हम तहकीकात खुद करेंगे। जी 2 सवाल इसके काउंटर में पूछ रहा हूँ, अगर फायदा नहीं था तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्यों एडमिट किया गया दोनों मीटिंग के अंदर, और मैं समझ जा रहा हूँ क्यों किया गया अगर फायदा नहीं था? जवाब देखिए समझ जवाब दे रहे थे। देखिए सबसे पहले सर भाई ने एक अटैक किया कि भाई इन लोगों को तो साइफर का पता भी नहीं, साइफर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आईआर का स्टूडेंट हूँ और मेरे डिप्लोमेसी के अंदर एक छोटा मोटा सब्जेक्ट भी है और डिप्लोमेटिक लॉज को भी पढ़ता हूँ, उसमें साइफर क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में जानता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि साइफर आया था, हमारे वहाँ के सफीर ने यहाँ लिखा था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, उसके बाद उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, उस पर किसी को इतराज नहीं है। उस इजलास की जो मिनट्स मौजूद है ना अपनी जगह पर, उसके बाद आपने उस पेपर को उठाकर जलसे के अंदर लहराया, ये है सीक्रेट एक्ट जिसकी आपने खिलाफ वर्जी की, इसी का मुकदमा है आप पे। फिर दूसरी बात यह है कि उस सीक्रेट पेपर को आपने किया किधर, किसको भेजा, वो भी आज कहां है? हमारा सवाल तो यही है कि वजीर आजम को पब्लिक नहीं करना था। सीक्रेट एक्ट का मुकदमा ही इसी बात पे बनता है, साइफर का आना, साइफर का ना आना, साइफर का होना, साइफर का ना होना सवाल नहीं है। सवाल यह है कि साइफर था, साइफर का सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट्स भी मौजूद थे, उसके बाद आपने उसको उठा के अपने जलसे में अपने लिए इस्तेमाल क्यों किया? क्या रियासत की वो प्रॉपर्टी नहीं थी जिसको आपने अपने हक से इस्तेमाल किया? आपने गलत किया, आपने सीक्रेट एक्ट को मुतासिर किया, आपने मुल्क की सालमियत को मुतासिर किया, इसका मुकदमा इमरान खान पे बनता है। ये एक सबसे बड़ा मसला है, की सालमियत को दाव पे लगा। बिल्कुल यही मुकदमा है, इसी पे मामला चल रहा है। इसको गवाह बनाने की जरूरत नहीं है कि साइफर था, साइफर नहीं था, साइफर आया था, साइफर नहीं आया था। मैं ये कहता हूं कि भाई खुदा के बंदो, अब अपने रवैये में दोस्ती लाओ, अब अपने पशेमानी को सिर्फ 2 मिनट है और मैं पूरे 2 मिनट आपको दूंगा। इस 2 मिनट में आप बताइएगा, अब कुछ रह गया है बात करने के लिए कि आपने तो मुल्क की सालमियत को दाव पे लगाया था? देखिए समझ तो मैंने पहले मेरी बात को गलत इंटरप्रेट किया, मैंने ऐसा नहीं कहा कि इनको नहीं साइफर का पता। मैंने सिर्फ ये कहा था कि साइफर की बात करें, साइफर के केस की बेसिक्स तो देखें।
आप जो समझ बात कर रहे हैं ना, ये बात भी मेरे हिसाब से गलत बात कर रहे हैं, उसकी गलत बात कर रहे हैं कि जलसे में अगर कागज ले रहा है तो सीक्रेट एक्ट, क्या जलसे में सबने वो कागज पढ़ गया था कि सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी? सर अल्लाह ना करे सिविल वॉर हो सकता था सर। आपने आवाम को वो कहते हैं ना कि तहस दिलवाया। ये अगर बात नहीं कर रहे, मैं तो सबकी बातों को खामोशी से सुनता हूँ। अच्छा चले, लेकिन मैं भी जब भी चले करने का फायदा ही नहीं। सर दे माजरत सर, मैं माजरत कर रहा हूँ सर, दे पहले से पीटीआई एहतियात का शिकार है, फिर अब उसको इल्जाम लगा दे। देखें अब जब जवाब नहीं होता तो फिर ये रवैया आप न सिर्फ मैंने, हमारे स्टूडियो में बैठे लोगों पूरे पाकिस्तान ने देखा कि जब जवाब नहीं था तो आपने कहा कि नहीं जी और मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि टेलीफोन कॉल पर हमने कमोबेश 18 से 20 मिनट उनको लाइन पे रखा, हर चीज का मौकिफ लिया उनसे, उनकी पार्टी और उनके पर जो इल्जामात हैं हमने उसकी बात की, ताकि कल ये ना कहें कि मीडिया से हमारा बैकआउट रहा, मीडिया हमें स्पेस नहीं दिया करता था। चेयरमैन पीटीआई ने वो खत लहरा के पाकिस्तान की आवाम को उकसाया था और कहा था कि मुल्क में जंग लगने वाली थी, हमारे मुल्क में हमला होने वाला था। वो आपने पब्लिक क्यों किया? पहले आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से पूछते आपको अलाउ था या आपका डोमेन था, या कि आपने उस खत पर भी सियासत चमकाई, आपने वज़राए आजम के मनसब को भी न देखा। ये है बानी पीटीआई। चलो आगे बढ़ाते हैं। एक लास्ट स्टोरी समझ मेरे पास, अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां क्या इस वक्त मिल बैठेंगी अगर इलेक्शन डिले हो जाते हैं तो ये जो मुल्क में जो मुआशी क्राइसिस हैं, गैस की अभी से लोड शेडिंग है, जो ताजर हजरात हैं वो कह रहे हैं जी हम फैक्ट्रियां ही बंद कर रहे हैं। देखो बीइंग एक पॉलिटिकल कारकुन, एक एनालिस्ट, मैं इस बात का मुकम्मल तौर पे हिमायत करता हूं कि इलेक्शन उस वक्त बेहतर होंगे जब आप सारे के सारे बैठकर एक टेबल पे एक नेशनल डायलॉग करेंगे। उसमें ना सिर्फ सियासी क़यादत, उसमें अस्करी क़यादत, उसमें इंटेलिजेंस क़यादत, उसमें अदालती जो आपके सरबराहान हैं वो सारे के सारे बैठे मुल्क को एक डायरेक्शन दे आने वाले 50 सालों के लिए कि सर ये हमारी पॉलिसी है, कौन हम में से आता है कल को क़यादत करने के लिए, उससे बाहर रहकर चार्टर हमने मुल्क को चार्टर सब पार्टियां एक चार्टर देनी चाहिए, उस एक रोड मैप बनना चाहिए, उसके ऊपर हम चले। देखिए आज हम जिन मुआशी हालात का शिकार है ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। संजीदा लोग ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान बदतरीन क्राइसिस का शिकार रहा है 18 से लेके 2022 तक। 23 के मिड के बाद से या 22 के शुरुआत से थोड़ी बहुत हमारी चीजों में बेहतरी आनी शुरू हो गई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ट्रैक पर आ चुके हैं। हम ये कहते हैं कि अभी उस ट्रैक को अगर खुदा ना खास्ता का इलेक्शन होता है, होने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी को तस्लीम नहीं करते हैं, फिर जो हमारी एक मुआशी सूरत हाल बनी हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। लिहाजा उससे पहले इलेक्शन के लिए एक माहौल पैदा किया जाए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल डायलॉग करने की जरूरत है और मेरिट की बुनियाद पर फैसले करें। खुदा के वास्ते पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए कि जो अहल है उसको उसकी अहलियत के बुनियाद पर लेकर आए। बदकिस्मती है साजिद भाई, पाकिस्तान के सियासत के अंदर, पाकिस्तान के जमातों के अंदर जो शख्स अहल है वो सबसे बड़ा नाअहल है। वो सबसे बड़ा नाअहल आ गया। जी यही सवाल आपसे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की क्या अब जरूरत है? देखिए साजिद भाई, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि देखें बिजनेस का बुरा हाल है। इंडस्ट्री जो जितने भी इंडस्ट्रियल लोग हैं या इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं वो हकीकत मायनों में सख्त परेशान है, इसलिए कि जिस तरह आपने कहा कि गैस उनको नहीं मिल रही। हालांकि उनको हर चीज़ मिलनी चाहिए कि इंडस्ट्री को जितना बढ़ाएंगे तो मुल्क में रोजगार भी होगा, मुल्क भी होगा, आगे चलेगा। लेकिन हमारी बदकिस्मत यह है कि हम इंडस्ट्री करने वाले या इंडस्ट्री जितने लोग हैं उनको मजीद तंग कर रहे हैं ताकि जो मिले या जो कारोबार उनका चलता है वो भी बंद कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वहीं गरीब की रोजी पैदा हो रही है, पाकिस्तान की मैशत भी इन्हीं इंडस्ट्री से चल रही है। अब मैं आ जाता हूँ, आपने जिस तरह कहा है, देखें इनके पास वक्त है तमाम सियासी पार्टियों के साथ कि आज भी ये सर जोड़ के बैठ जाएं, बैठकर एक लाइन जो जायज बात है, हमें वो लाइन काट रहे हैं तो वो हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन जो तरीका है वो यही है कि जो है ना कि ये एक पेज पे आए, अपने केसेस को ना छुपाएं, वो कोर्टों में चलने दें, लेकिन उसमें इंटरफेयर भी ना करें गलत किस्म की। जो जायज़ होगा वो खुद ही सजा पाएगा, नहीं होगा तो चलने दें। उसके लिए साथ साथ मेरी कोर्ट से भी रिक्वेस्ट होगी, मेरे इदारों से भी रिक्वेस्ट होगी कि इनके साथ बैठाया जाए और बैठकर, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि 20 साल 25 साल के लिए, लेकिन इस वक्त इलेक्शन कराना हम दोबारा उसी खतरे की जो है ना गाड़े में गिरने वाले हैं, जिसके लिए इसलिए कि जो भी असम्बली आएगी दूसरा उसके ऊपर तीर बरसाएगा तनकीद के, इतने कि ये हो गया, पैसा भी ज़ाया होगा, इलेक्शन भी ज़ाया होगा। मैं समझता हूँ कि कम से कम 3 साल के लिए इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए किसी भी तरह करके, ताकि कोई इस मुल्क का पता चल जाए कि किस तरफ चल रहा है, ताकि फिर इनको भी समझ आ जाएगी। मैं सही बता रहा हूँ कि जो हमारे सियासतदान हैं होश के नाखुन, लेकिन उसमें
वज़ीर आज़म से लेके वज़राए आलम से लेके इतने न्यूट्रल और इतने बेहतरीन लोग होने चाहिए कि जिनके ऊपर कोई करप्शन या कोई इल्ज़ाम या कोई ऐसी चीज़ साफ सुथरे कोई पार्टी का भी लेवल ना लगाओ, ताकि पाकिस्तानी अवाम, फिर आप देखें, मैं कहता हूँ अवाम इनका साथ किसी का भी नहीं देगी, अवाम उन्हीं लोगों का साथ देगी जो पाकिस्तान को अच्छा चलाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। और मैं कहता हूँ बार बार ताकीद करके जाऊँगा, खदारा जो इंडस्ट्रीज के लिए गैस बंद है उसको बहाल कर दिया जाए। हमारे पास सब कुछ मौजूद है, जिधर छुपा के रखी है, जिधर जा रही है उधर की लाने काटे इंडस्ट्री को दें। इंडस्ट्री चलेगी तो हमारे गरीब की रोजी बनेगी, वरना वो गरीब जो है घर पे बैठ जाएगा, आपके लिए मजीद मसले पैदा होंगे पाकिस्तान के लिए। ठीक है जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।